हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल गुलशन लाइब्रेरी में। आज हम इतिहास को बनते हुए देख रहे हैं। हाल ही में नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री साने तकाइची के बीच 16वां जापान भारत वार्षिक शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। साधारण तौर पर जब दो देश के नेता मिलते हैं तो व्यापार, इंफ्रास्ट्रक्चर और लोन की बातें होती हैं, व्यापार की बात होती है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसने ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का रुख बदल दिया है। चीन के लिए एक तरीके से नज़र भारत और जापान के इस समिट पे रहा है। भारत और जापान के इस अपने ऐतिहासिक के पहले सह विकास समझौते, जिसे फर्स्ट एवर डिफेंस को डेवलपमेंट पैक्ट कहा गया। जापान अपनी सबसे गुप्त निंजा तकनीक यानी कि यूनिकॉर्न नेवल मास्ट भारत को सौंपने जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम इस तकनीकों को पूरे विस्तार तरीके से देखेंगे, इसके पीछे की गहरी साइंस को समझेंगे और यह जानेंगे क्यों यह समझौता दक्षिणी चीन सागर और हिंद महासागर में चीन के लिए एक चुनौती बनकर सामने आने वाला है। लेकिन इस समझौते को समझने से पहले हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा, जिसमें कि भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी की नींव जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने रखी थी। लेकिन पहले जापान का नज़रिया अलग था। वह भारत को बुलेट ट्रेन जैसे, मेट्रो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट के लिए सॉफ्ट लोन देता था, यानी कि 0.5% या फिर इतने बहुत ही सस्ते दाम पर लोन देता था। लेकिन इस बार जियोपॉलिटिक्स बदल गया है। यूएसए में जब से ट्रम्प का आगमन हुआ है, उसके बाद से विदेश नीति या फिर इंटरनेशनल का जो सारा नज़रिया है उथल पुथल हो चुका है। उधर उस तरफ वहाँ पे रसिया और यूक्रेन का वॉर, मिडिल ईस्ट का वॉर, सभी ने मिलकर जापान को और या फिर पूरे विश्व को एक तरीके से मल्टी डायमेंशनल सोचने के लिए मजबूर कर दिया। क्योंकि जब से 1945 के बाद से जब अमेरिका ने जापान पे हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया था, उसके बाद से अमेरिका ही जापान का सारा चीज़ केयर टेकर एक तरीके से बनकर चल रहा था। लेकिन हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा कहा गया कि जापान को भी अपना सुरक्षा बढ़ाना चाहिए, या फिर जापान को अगर यूएस सुरक्षा करेगा तो उससे जापान को पैसा पे करना पड़ेगा। इसके वजह से जापान अपना रुख बदल रहा है धीरे धीरे, और लगातार चीन के बढ़ते दबाव से भी जापान यह अपने रिश्ते को मल्टी डायमेंशनल तरीके से ले जा रहा है। जहां जापान पहले सिर्फ अमेरिका पे ही विश्वास रखता था, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया हो गया, भारत हो गया जैसे देशों के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा भी अपना सुरक्षा, सैन्य, इन सब तकनीकी में आगे बढ़ रहा है। लेकिन हाल ही के वर्षों में 2026 जब यह तकाइची और मोदी का समिट हुआ, जापान के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के बीच हुआ है, और यह एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर सामने आया है। यह रिश्ता सिर्फ पैसे देने या फिर लोन का बात नहीं रहा, बल्कि दोनों देश रणनीतिक और रक्षा टेक्नोलॉजी पार्टनर्स बन चुके हैं। जापान अब अपनी पैसिफिस्ट पॉलिसी, जिसे शांतिवादी नीति कहा जाता है, यानी कि जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से बोल दिया था कि आज के बाद हम युद्ध नहीं करेंगे, हम शांति प्रिय देश हैं, हमें लड़ाई झगड़ा या फिर सुरक्षा, इन सब के लिए हम कभी भी बड़े स्तर पे युद्ध करने का प्रयास नहीं करेंगे। लेकिन हाल ही में धीरे धीरे विदेश नीति बदलता जा रहा है, और जापान ने भी अपना रुख धीरे धीरे परिवर्तन कर रहा है, अपनी नीति को भी परिवर्तन कर रहा है। और एशिया में चीन बहुत तेज़ रफ्तार से उभर रहा है, और जापान जैसा कि थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुका है पूरे वर्ल्ड का। उसके लिए जब चीन एक तरीके से बहुत बड़ा समस्या का सामना करना पड़ रहा है चीन को लेकर। इसीलिए वो भारत की तरफ नज़र बिठाया है अपना, कि भारत के साथ हम अपने व्यापार से आगे बढ़कर युद्ध के जैसे सामग्री को भी आयात और निर्यात कर सकते हैं। क्योंकि उसे पता है कि चीन को रोकने की क्षमता सिर्फ भारत में, और भारत ही एक ऐसा देश है पूरे एशिया में जो कि एक टैकल कर सकता है चाइना को। हम उस तकनीक के ऊपर बात करते हैं जो कि पूरी दुनिया में इस डिफेंस के बाद से चर्चा होने लग गया है। और यह जो डिफेंस टेक्नोलॉजी भारत ने अपने उसके साथ जापान के साथ किया, जिसे यूनिकॉर्न बोला जाता है, यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना, जिसे जापान में नोरा 50 भी कहा जाता है, जिसे NEC कॉरपोरेशन और योकोहामा रबर जैसी कंपनियां, दिग्गज कंपनियों ने मिलकर बनाया। ये यूनिकॉर्न है। जापान में इसे यूनिकॉर्न नोरा 50 कहा जाता है। इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और देखते हैं कि क्या है ये चीज़, क्यों इसके बारे में इतना चर्चा हो रहा है। साथ ही हम ये समझने का भी प्रयास करेंगे कि ये आने वाले समय में ये नेवी के लिए कैसे मजबूत हो सकता है। पहले तकनीकी समस्या क्या थी? अगर ये एक युद्धपोत जैसे वॉरशिप पर दर्जनों रडार होते थे पहले, अगर आप देखेंगे तो उसके अगर कोई शिप है उसके ऊपर बहुत सारा रडार है, जिसमें कि मिसाइल ड्रोन सिस्टम हो गया लगे रहते थे, एंटीना जहाज़ के ऊपर लगा रहता था बिखरा हुआ सारा तरफ से। तो
दुश्मन का रडार अपने वहाँ से जैसे अगर कोई इस तरफ से वेवलेंथ फेंकता था और उसके बाद यहाँ से टकराने के बाद वो रिटर्न हो जाता, तो लोग सामने वाले को पता चल जाता था कि सामने से कुछ आ रहा है, वो बड़ा जैसा आ रहा है। उसके बाद वो सजग हो जाता था इधर पहले ही और वहाँ पे अटैक कर सकता था। लेकिन इसके आने के बाद चीज़ें बदलने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जापानी इंजीनियरों ने इसका कमाल का आइडिया निकाला है। उनमें से इसमें क्या है कि जैसे बहुत सारा इसमें जैसे रडार हो गया और जितने भी सिस्टम हो गया वो सभी एक के अंदर ही मैनेज कर दिया। और ये ऐसा लगता है कि ये छोटा सा जैसे कि सींग टाइप का एक वॉरशिप के ऊपर लगा होता है। इसका ढांचा ऐसे मटेरियल से बनाया गया है जो कि अगर कोई वेवलेंथ आ रहा है तो उसको 50% या फिर इस तरफ से या फिर इस तरफ निकाल देगा, और ये 50% किसी वेवलेंथ को कम कर देता है। इसमें यह होता है कि जैसे अगर सामने से कोई वॉरशिप आ रहा है या फिर उसने कोई वेव फेंका छोड़ा वहाँ पे कि सामने से क्या है, और ये जो है पहले बहुत सारे रडार लगा होता था, लेकिन इसके अंदर 8 से 9 प्रकार का जितना भी रडार था, टेक्नोलॉजी था, सेंसर वगैरह जो भी सारा चीज़ होता था वो इसके एक ही अंदर कर दिया। तो अब ये 50% तो एब्जॉर्ब भी कर रहा है और साथ के साथ क्या कर रहा है कि ये दूसरे तरफ डायरेक्शन में फेंक देता है, जो कि और इसी का ये प्रभाव होता है कि सामने वाले जहाज़ पे मात्र 50% ही दिख पाता है कि सामने से कोई आ रहा है। तो जैसे अगर कोई बहुत बड़ा जहाज़ है तो उसके बाद अगर उसका 50% ही सामने दिखेगा तो वो छोटा सा नज़र आएगा। छोटा सा इन द सेंस कि जैसे मछली पकड़ने के लिए या फिर व्यापार वगैरह के लिए इस तरीके का जहाज़ सामने प्रतीत होगा। साथ जैसे चाइना हो गया वो उतना तैयार नहीं रहेगा, क्योंकि उसे लगेगा ये छोटा मोटा जहाज़ है तो इसके ऊपर क्या ही हो सकता है। यही आने वाले टाइम में अपना वो सारा चीज़ चेंज कर देगा नेवी को, क्योंकि पहले बहुत सारा रडार होता था तो लोग आप सामने वाला देश आराम से पहचान लेता था कि चीन हो गया या फिर जो भी दुश्मन कंट्री कोई भी कंट्री हो गया ऐसे देख लेता था। लेकिन इसके आने के बाद एक तरीके से वो जहाज़ अदृश्य तरीके से दिखाई देगा, यानी कि दिखेगा मतलब छोटा दिखेगा। इसे देखकर समझ जाएगा कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है या फिर हमारे लिए नुकसान का बात नहीं है या फिर हमारे ऊपर कोई अटैक करने के लिए वो नहीं आ रहा है। वहीं अगर हम इंडो पैसिफिक की बात करें तो जैसे कि ये जापान हो गया और यहाँ पे भारत है और ये चाइना हो गया। चाइना लगातार इन क्षेत्रों में पूरा अपना एक तरीके से दबदबा बनाए बैठा है। यहाँ पे नॉर्थ कोरिया हो गया, यहाँ पे जापान के माध्यम से नॉर्थ कोरिया, ये साउथ चाइना सी हो गया, ईस्ट चाइना सी, नॉर्थ चाइना सी में, और ये हिंद महासागर हो गया। और इन सब में जितना पूरे टैकल करने के लिए भारत और जापान मिलकर, क्योंकि चाइना का ऐसा रवैया रहा है कि वो अपने पोत को किसी भी कंट्री के नज़दीक में ले जाकर वो सारा चीज़ देखना कि कोई और देश क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसके बारे में चाइना बहुत आगे रहा है ऐसे में। तो इसके लिए बेहद आवश्यक हो गया कि भारत जैसे देश को ऐसी टेक्नोलॉजी मिलने के बाद चाइना के बराबर नज़र रखा जाएगा। भारत अपने अंडमान निकोबार से यहाँ पे मलक्का जल संधि के ऊपर अपना पॉइंट बना कर रख सकता है, और जैसे ही चाइना का कोई फ्रीगेट वगैरह इधर आएगा तो वो आराम से देख लिया जाएगा। ये इंडियन ओशियन है, ऑस्ट्रेलिया हो गया इधर, और ये पैसिफिक ओशियन। और सबसे बड़ी बात है कि भारत यह एंटीना को सिर्फ खरीद नहीं रहा बल्कि भारत वेल जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के माध्यम से इसे बनाएगा भी, और आगे आने वाले टाइम में इसको किसी और अपने फ्रेंडली कंट्री को दे भी सकता है। इस नज़रिए से, इस पर्पज़ से भारत और जापान के बीच ऐसा समझौता हुआ है। फिलीपींस के बाद भारत ही एक ऐसा कंट्री है कि जिसको जापान ने ये टेक्नोलॉजी दिया है। फिलीपींस पहले से फिलीपींस के पास टेक्नोलॉजी है और अब दूसरा देश भारत ही बन गया है, क्योंकि भारत ये दिखाता है कि भारत और जापान का रिलेशन कितना अच्छा है। क्योंकि अगर पूरे विश्व में जापान किसी एक कंट्री या फिर दूसरे कंट्री को दे रहा है तो ट्रस्ट या भरोसा या सारा चीज़ को देख कर ही जापान किसी चीज़ को देता है। और जापान का टेक्नोलॉजी ऐसे भी सबसे आगे रहा है। वो तो इतने दिनों से जापान बैठा था इसीलिए क्योंकि उसको युद्ध करने का नीति नहीं अपनाया था, लेकिन आने वाले टाइम में अब देखा जा रहा है कि जापान जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है और रणनीति इंटरनेशनल लेवल पे बदलता जा रहा है, तो ये ज़रूरी है कि जापान आगे आएगा और अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए अन्य देशों के साथ या फिर अपने खुद वो टेक्नोलॉजी बढ़ाएगा या फिर वॉरशिप के अंदर काम करेगा, सारी चीज़ों को भी करेगा। और इसके बाद से भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा नौसेना में, भारत का नौसेना मजबूत होगा और भविष्य में भारत अपने देशों को भी एक तकनीकी एक्सपोर्ट कर पाएगा। आइए हम आगे समझते हैं कि इस डील के बाद से चीन इतना घबराया हुआ क्यों है, क्योंकि चीन में इस डील को लेकर इतनी खलबली क्यों है, इस डील को लेकर परेशान क्यों है। क्योंकि चीन हिंद महासागर में अपने पनडुब्बी जासूसी जहाज़ के जरिए भारत के सभी इलाकों में घेरने का काम करता है। इस साइड हो गया, और भारत को स्ट्रिंग ऑफ पल्स के माध्यम से भी भारत को घेरने का प्रयास करते रहता है चीन हमेशा, जो कि इस तरीके से बांग्लादेश हो गया, यहाँ पे म्यांमार हो गया, श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट हो गया, कोलंबो हो गया, और पाकिस्तान में हो गया, यहाँ पे ग्वादर हो गया, यहाँ पे कराची हो गया, ग्वादर हो गया, इन सभी के माध्यम से। और जिबूती में आइलैंड हो गया, यहाँ पे मोजाम्बिक में हो गया। तो इस तरीके से भारत को
स्टिंग ऑफ पल्स के माध्यम से घेरने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन भारत जब ऐसे टेक्नोलॉजी के भारत के पास ऐसा टेक्नोलॉजी आएगा तो चीन अपना इस क्षेत्र में जो दबदबा बनाया हुआ है या फिर जिस तरीके से भारत को घेर रहा है वो उसको चुनौती का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए चीन बौखलाया हुआ है। और भारत और जापान दोनों क्वाड के सदस्य भी है। भारतीय नौसेना जब इन यूनिकॉर्न मास्ट से लैस हो जाएगी तो हमारी क्षमता दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन को बहुत दूर से डिटेक्ट कर लेगा और डिटेक्ट करने के बाद वो प्रतिक्रिया भी तीव्र दे सकता है। क्योंकि क्वाड में जो कि भारत हो गया, यूएसए हो गया और ऑस्ट्रेलिया, यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पे जापान हो गया और इंडिया हो गया। और ये सभी देश आप जब इस तरफ से करेंगे तो यहाँ जापान आ जाएगा। तो इस एरिया को पूरा सिक्योर करने के लिए आने वाले समय में चाइना ही एक ऐसा देश है जो कि चुनौती बनता जा रहा है। क्योंकि रशिया कमज़ोर हो चुका है और ऐसा देश कोई है नहीं कि जो कि डायरेक्ट इन वॉर में आ सकता है। रशिया खुद उलझा पड़ा है यूक्रेन के साथ, इधर मिडिल ईस्ट में क्राइसिस चल रहा है। तो चाइना को टैकल करने के लिए ज़रूरी था। लेकिन क्वाड, ट्रंप के आने के बाद से क्वाड थोड़ा ठंडा पड़ता नज़र आ रहा है। लेकिन भारत और जापान के रिश्ते को दोबारा से और एक ऊपर ले जाया जा रहा है, जिससे कि आने वाले टाइम में चीन को चुनौती दी जा सकती है हिंद महासागर में और फिर दक्षिणी चीन सागर में या फिर उत्तरी चीन सागर में। क्योंकि भारत चाइना का जितना भी ट्रेड है वो मलक्का जल संधि से गुजरता है। ये मलक्का जल संधि जो कि इंडोनेशिया के पास है और ये सिंगापुर के पास है। 80% वहाँ उसका व्यापार वगैरह यहीं से गुजरता है। तेल निर्यात जितना भी करता है करके जाता है। तो यह ज़रूरी है कि इस एरिया को आने वाले टाइम में चाइना को पकड़ा जाए यहाँ पे, या फिर चाइना के गतिविधि जो कि अनैतिक तरीके से करता है उसके ऊपर रोक लगाया जाए। यह डील सिर्फ हथियारों का नहीं। इस समिट में जापान ने भारत को अगले 10 सालों में 10 ट्रिलियन येन भारी निवेश, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन मजबूत करने और ग्रामीण में भारत के ग्रामीण इलाकों में 1000 बायोगैस प्लांट लगाने का वादा किया है। यानी भारत और जापान का यह अटूट विश्वास एशिया के शांति को स्थिरता बनाए रखेगा और दोनों देश शांति की तरफ बढ़ने का कदम बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारत और जापान का यह दोस्ती चीन को उसकी औकात दिखाने के लिए काफ़ी है? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।